नमस्कार मित्रों, फटाफट खबरें टीवी 20 न्यूज पर लगातार जारी हैं। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आईएमए द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं को प्लेसिबो कहने के क्रम में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीमा ने पूरे देश में अपना विरोध दर्ज कराया। इसी क्रम में आजमगढ़ नीमा अध्यक्ष डॉक्टर डी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक के जनमानस जीवन रक्षण हेतु आयुर्वेद के प्रति सकारात्मक सहयोग एवं देश हित में न्यायोचित चिकित्सा व्यवस्था के प्रदत्त करने के प्रशंसनीय प्रयास की बारंबार सराहना करते हुए आभार व्यक्त करते हैं। देश में समस्त चिकित्सा पद्धतियों पर निष्फल एकाधिपत्य जगाने वाला एक चिकित्सा संगठन गलतफहमी का शिकार हो, अकारण विदेश की भावना से अभिभूत देश के गौरवमयी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को उत्थान और विकास से वंचित रखने की असफल कोशिश में प्रयासरत है। आयुर्वेद एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, केवल लाक्षणिक चिकित्सा और आपातकालीन सेवा नहीं है। आईएमए द्वारा आयुर्वेदिक औषधि को प्लेसिबो अर्थात कूट वैसज्य कहना और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारतीय चिकित्सा आयुर्वेद के साथ कोविड-19 वैश्विक महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रोटोकॉल जारी करने को अवैज्ञानिक, असंवैधानिक की संज्ञा देना निंदनीय ही नहीं, मानवीय दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, जिसे हमारा राष्ट्रीय संगठन कड़े शब्दों में भत्सना करता है। क्या कुछ कहा डॉक्टर डी सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। आईएमए द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं को प्लेसिबो कहने के विरोध में आज नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा पूरे देश में जिले स्तर पे अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आजमगढ़ में हमने आईएमए के इस कथन का, इस कृत्य का भरपूर विरोध किया है, उसकी निंदा की है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी और आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक जी के प्रयासों को आईएमए इस तरह से अगर नकार रहा है, इस तरह से उसकी अवहेलना कर रहा है, तो ये बहुत ही कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। आज पूरा देश, पूरी दुनिया इस बात से सहमत है कि कोरोना के काल में, इस वैश्विक महामारी में आयुर्वेद की दवाओं से ही लोगों के स्वास्थ्य रक्षण हुए हैं। आज हमारे यहाँ जो मृत्यु दर कम है, इसका बहुत बड़ा कारण हमारे आयुर्वेद की दवाएं हैं, जिससे हमने इम्यूनिटी को बढ़ाया और लोगों को बीमार होने से बचाया है। आयुष काढ़ा इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस प्रकार की परिप्रेक्ष्य में जब पूरी दुनिया आयुर्वेद को मानने लगी है, एक संगठन सिर्फ इसलिए कि कहीं उसका वर्चस्व कम न हो जाए और एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति को जो सर्वमानित है, सर्वविदित है, उसको प्लेसिबो कहना, यह दर्शा रहा है कि वो किस हद तक अपने को व्यवसायीकरण की तरफ ले गए। इस कृत्य का, उस संगठन का हम विरोध करते हैं, हम निंदा करते हैं और आज अपने राष्ट्रीय संगठन नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के साथ आजमगढ़ की पूरी नीमा के लोग इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे के कुशल निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में सराफा व्यवसायियों की सुरक्षार्थ कोतवाली क्षेत्र के सराफा व्यवसायियों के साथ थाना कोतवाली परिसर में मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी व्यवसायियों को सुरक्षार्थ आवश्यक प्रबंध सीसीटीवी कैमरे, अलार्म आदि के संबंध में बताया गया और रात दिन उनकी सुरक्षा हेतु पुलिस द्वारा आवश्यक प्रबंध करने का आश्वासन दिया गया। बहुत ही अच्छा है। सबसे पहला जो साहब बताए हैं, आपको रिस्पेक्ट कर दें कि गार्ड के बारे में पहले भी बताया, गाड़ी और सत्ता होता है। इसमें ये कहा गया था कि जैसे हर 10 दुकानदार किसी को रोजगार भी मिलेगा और ये गार्ड जो रहेगा तो कम से कम रात में भी एक्टिव रहेगा और एक्टिव इसलिए रहेगा कि उसका सुपरविजन हमारे भी गार्ड द्वारा या पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात नोडल अधिकारी AHTU कार्यालय की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित सभागार में जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारियों की समीक्षा व समन्वयक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शासन के विभिन्न विभागों यथा श्रम विभाग, JDPC, WC, RPF, GRPF जनपद स्तर के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया तथा 1 स्टार सेंटर 181 रामानंद सरस्वती पुस्तकालय, आली संस्था, रोजा संस्था, चाइल्ड लाइन 1098 के प्रमुख ने भी हिस्सा लिया। उक्त बैठक में नाबालिग बच्चों तथा बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों पर विस्तृत चर्चा की गई। गुमशुदा बच्चों की बरामदगी हेतु बाल कल्याण अधिकारियों को बच्चों के गुमशुदा एवं मानव तस्करी के संबंध में समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
लखीमपुर खीरी में किसानों और मंडी प्रशासन के बीच नोकझोंक हुई है। सुविधा शुल्क वालों का धान खरीदा जा रहा है, ऐसा किसानों का कहना है। बता दें कि पूरा मामला गल्ला मंडी गोला का है, जहां धान क्रय केंद्र में अनियमितताओं को लेकर किसानों एवं मंडी प्रशासन के बीच नोकझोंक हुई है। किसानों ने बताया कि गोला की कृषि मंडी समिति में स्थापित धान क्रय केंद्रों पर हम किसानों का धान खरीद नकद 150 रुपये से 200 रुपये प्रति कुंटल सुविधा शुल्क की सेटिंग करने वाले किसानों एवं राइस मिलर्स द्वारा किसानों का धान किसानों के खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व किसान पंजीकरण के लिए खरीद कर धान खरीद केंद्रों से मिली भगत कर खरीद की जा रही है। स्थिति का जायजा लेने पहुंचे नायब तहसीलदार गोला अमित पांडे एवं एमओ सुरेश चंद्र किसानों को भरोसा दिलाया और कहा कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। अधिकारियों के आश्वासन पर किसान माने हैं। घटनास्थल पर अमरीक सिंह की अगुवाई में अमनदीप सिंह, बलकार सिंह, जगसीर सिंह, जर्मन सिंह, राम कुमार आदि किसान मौजूद रहे। उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के दम भर रही है। लोगों से अपील भी कर रही है कि वोट हमें दे, विकास और करेंगे। इसी के दौरान आज जौनपुर मलानी विधानसभा में दुल्लीपुर, धकीनपट्टी, रन्नो, उत्तरपट्टी रन्नो में क्रमशः विभिन्न बस्तियों में घर घर जाकर आगामी उपचुनाव के मतदान में प्रदेश के विकास पुरुष राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने अपील की है। तो ये तस्वीरें जौनपुर से दिखा रहे हैं आपको, जहां पर गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने पहुंचकर वहां के प्रत्याशी को जिताने की लोगों से अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली आबादी के घरों का कोई नक्शा या नंबर नहीं होता है। जमीन के जिस भाग पर विभिन्न वर्गों के परिवार मकान बनाकर रहते हैं, उस क्षेत्र को राजस्व विभाग के नक्शे में आबादी क्षेत्र घोषित किया गया है। आबादी क्षेत्र में बहुत से परिवारों के घर होते हैं, किंतु उनका इस घर पर कब्जा मात्र होता है, किसी के नाम से वह मकान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में स्वामित्व व कब्जों को लेकर गाँव में पारिवारिक या पड़ोसी से विवाद, मारपीट व मुकदमेबाजी भी होती है। ग्रामीण समाज में शांति, सौहार्द और आवासों का स्वामित्व बनाए रखने के उद्देश्य से भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया विनियमावली 2020 प्रख्यात की है। राज्य सरकार की इस नियमावली के अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में अवस्थित भूमि, भवन एवं संपत्तियों का सर्वेक्षण कराकर ग्रामीण आवासीय अभिलेख खरौनी तैयार कर संबंधित गृह स्वामियों को उपलब्ध कराना है। जनपद में एक कंटेनमेंट जोन बढ़ा है, जिलाधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण प्रदेश में रीओपन के संबंध में निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत आजमगढ़ के मोहल्ला रोडवेज नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में एक व्यक्तियों की कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के एसके सत्यन के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला रोडवेज नगर पालिका परिषद आजमगढ़ का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। जिलाधिकारी ने भी कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। डीएवी पीजी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज गेट पर प्रबंधन समिति का पुतला फूंका। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन द्वारा अपने कार्यों में कोताही बरते जाने का आरोप लगाया है। मीडिया से हुई बातचीत में छात्रों ने बताया कि बीए प्रथम वर्ष, बीएससी प्रथम वर्ष व बीकॉम प्रथम वर्ष की प्रवेश परीक्षा की सूची विद्यालय द्वारा नहीं जारी की जा रही है और साथ ही एमए प्रथम की प्रवेश की तिथि भी नहीं घोषित की जा रही है, जिससे छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में है। छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द एमए प्रथम की प्रवेश परीक्षा तिथि व बीए बीएससी बीकॉम प्रथम की प्रवेश परीक्षा की द्वितीय तृतीय सूची जारी की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सभी छात्र छात्राएं आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर अजय यादव, महामंत्री विशाल यादव, आशीष यादव, विकास यादव,
आनंद यादव, विशाल सोनकर आदि छात्र उपस्थित थे। इस दौरान अजय यादव छात्र नेता और विकास यादव छात्र डीएवी पीजी कॉलेज से क्या कहा आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय यादव, पूर्व महामंत्री डीएवी। तो क्या मामला है आप लोग ज्ञापन? सर मामला ये है कि जो ये कॉलेज है, ये बीए बीएससी की प्रवेश परीक्षा हुई करीब 1.5-2 महीने हो गया है, जो कि सेकेंड और थर्ड लिस्ट जारी नहीं की गई है। और एमए फर्स्ट ईयर की प्रवेश परीक्षा की तो सब कुछ फार्म डलवा लिए गए हैं, लेकिन उसकी तिथि जारी नहीं की गई है। तो इस संदर्भ में हम लोग प्रबंधक समिति का मुद्दा फूके हैं और कॉलेज की ये रवैया है अभी तक ना तो प्राचार्य आए हैं ना तो कुछ कर्मचारी आए हैं। और जब यहाँ पे छात्र और छात्राएं आते हैं तो इनको वहाँ से वहाँ भटकाया जाता है और उनके किसी भी कार्य को सही सुचारू से किया नहीं जाता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द सेकेंड और थर्ड लिस्ट जारी की जाए और एमए फर्स्ट ईयर की परीक्षा की घोषणा की जाए, नहीं तो हम विरोध आंदोलन करने बाध्य होंगे। क्या मामला है? हम लोगों ने आज कॉलेज प्रशासन के रवैयों को लेकर, जो कॉलेज प्रशासन हमारा सेकेंड लिस्ट नहीं जारी, सेकेंड और थर्ड लिस्ट नहीं जारी किया है, बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे के इधर उधर भटक रहे हैं, वह अन्य कॉलेजों में जाके अपना दाखिला करवा रहे हैं। यहाँ पे न सेकेंड लिस्ट जारी करा जा रही है न थर्ड लिस्ट जारी कराई जा रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यह चाहते हैं कि कॉलेज प्रशासन जल्द से जल्द सेकेंड और थर्ड लिस्ट जारी करे और यहाँ पे जो स्टाफ है, कोई भी स्टाफ अभी तक आए नहीं है, ना फॉर्म जमा हो रहा है, बच्चे डेली कोई ना कोई छुट्टी पर रहता है और हमारे कॉलेज में किसी भी प्रकार की साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था नहीं है इस कोविड-19 महामारी में। तो किसका पुतला फूका आप लोग? आज हम लोगों ने प्रबंधक समिति प्राचार्य का पुतला फूका है। मुख्य सचिव एवं आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश शासन नोडल अधिकारी आजमगढ़ के रविंद्र नायक द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड तैबरपुर ग्राम मुकुंदपुर का निरीक्षण एवं चौपाल आकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। नोडल अधिकारी द्वारा ग्राम मुकुंदपुर के निरीक्षण के दौरान उपस्थित ग्रामीणों से साफ सफाई के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। ग्रामीणों से सफाई कर्मी समय से आते हैं कि नहीं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि सफाई कर्मी आते हैं। निरीक्षण में पाया गया कि कहीं कहीं लाइट जल रही थी। जल जमाव पाए जाने पर उन्होंने बीडीओ और ग्राम पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए कि लाइट को ठीक कराएं और जल निकासी की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। नोडल अधिकारी द्वारा चौपाल में समूह की महिलाओं से जानकारी प्राप्त की गई, कितने समूह गठन किया गया है, जिस पर समूह की महिलाओं द्वारा बताया गया कि 6 समूह का गठन किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी समूह का यूनियन बैंक में खाता खुल नहीं पाया है। जिस पर नोडल अधिकारी ने एसडीएम निजामाबाद को निर्देश दिए कि उक्त समूह का खाता खुलवाना सुनिश्चित करें। इस यूनियन बैंक के मैनेजर को निर्देश दिए कि ग्राम में कैंप लाकर समूहों का खाता खुलना सुनिश्चित करें। उन्होंने समूह की महिलाओं से कहा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, जिससे वे पढ़ लिखकर समाज का नाम रोशन करें। ठेकमा ब्लॉक के इरनीट अटाटपुर के ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एक शिकायती पत्र डीएम को सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान के द्वारा पात्रों को आवास दे दिया गया है, जबकि पात्र व्यक्ति अभी भी आवास के लिए भटक रहे हैं। ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय निर्माण में भी कई बार अनियमितता बरती गई है। कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने आवास एवं शौचालय में बरती गई अनियमितता की जाँच कराकर दोषी प्रधान पर कार्रवाई की मांग जिलाधिकारी से की है। सुनवाते हैं ग्रामीण पंकज यादव की बात। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय बताइए। मैं पंकज यादव, ग्राम सभा इडनी, ठेकमा आजमगढ़, ब्लॉक ठेकमा। क्या मामला है आप लोग? क्या मामला ये है कि हमारे गांव में जो प्रधान जी हैं, जिसके पास 2-3 तल्ला घर है, उनके पास उनके आवास दिए हैं और लैट्रिन बनवाए हैं। जो शौचालय, वो शौचालय बना ही नहीं है। अब पैसे पास हो गए हैं और जो गरीब हैं, जिसके पास कच्चा घर है, मकान है, उन लोगों को आवास नहीं मिला है। और हमारे गांव में कुछ लोगों से जाके उसमें 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 25,000 रुपये ले लिए कि हम तुम्हें आवास देंगे और उन लोगों को आवास मिला नहीं है। हमारे बड़ी समस्या है। हम आए हैं जिला अधिकारी सर के यहाँ, सोच रहे हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिले। अम्बेडकर नगर में बुनकरों ने बिजली के फ्लैट रेट की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश बुनकर महासभा द्वारा किए गए प्रदर्शन में बुनकरों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए धोखा देने की बात कही। बुनकर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 3 सितंबर को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपर मुख्य सचिव हथकरघा नवनीत सहगल के साथ बुनकरों की बैठक में कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन नए आदेश में उन बिंदुओं को हटा दिया गया जो बुनकरों के धोखा और वादा खिलाफी है।
जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में बुनकरों ने 15 अक्टूबर से पावर लूमों को ठप कर विरोध जता रहे हैं और आज प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि बुनकरों को फ्लैट रेट बिजली दी जाए। नई व्यवस्था से बिजली का रेट 20 से 25 गुना तक बढ़ गया है। साथ ही बिजली विभाग द्वारा बुनकरों का उत्पीड़न किया जा रहा है। क्या कुछ कहा हाजी इफ्तिकार अहमद अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष बुनकर महासभा ने, आपको सुनवाते हैं। सरकार के प्रतिनिधि श्री नवनीत सहगल साहब, हमारे बुनकर प्रतिनिधियों के साथ एक वार्ता हुई थी जिसमें सब बातों पर सहमति बनने के बाद एक घोषणा की गई थी सरकार की तरफ से। उस घोषणाओं पर हमारा कहना है कि जो आपने फैसला अपना सुनाया उसका सम्मान कीजिए। उन्होंने कहा था कि 1 अगस्त 2020 से हम जो एक नई योजना लागू करेंगे वो बुनकरों से समझ बूझ करके विचार विमर्श करके जो बुनकरों के हित में होगा वो हम लागू करेंगे। हम लोगों की पुरानी मांग वही फ्लैट रेट की है और फ्लैट रेट पर डिस्कशन भी हुए थे। उन्होंने कहा इसको मिल बैठ करके 15 दिन में हम फाइनल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। जो 15 तारीख को एक नया शासनादेश जारी किया गया उसमें वही 4 दिसंबर 2019 को जो शासनादेश जो जनवरी में जो लागू किया गया था उसी को फिर पुनः 1 अगस्त 2020 से लागू किया गया। इससे हमें लगा कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, सरकार ने वादा खिलाफी किया है। इसलिए मजबूर होकर के हम लोगों ने 15 अक्टूबर से अपने पावर लूमों को अनिश्चित काल के लिए पूरे प्रदेश में बंद किया है। बुलेट सवार को बचाने में पलटी स्विफ्ट कार, बाल बाल बचा ड्राइवर। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के कबरदूनपुर के पास NH 233 पर लखनऊ की तरफ से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार बुलेट सवार पलट गई। कार में ड्राइवर के अलावा कोई सवार नहीं था। ड्राइवर अपनी सूझबूझ से बाल बाल बच गया तथा कार पलटकर क्षतिग्रस्त हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमरजीत यादव पुत्र सत्यदेव यादव निवासी मुकुंदपुर निजामाबाद आजमगढ़ जो नए स्विफ्ट डिजायर कार 1 हफ्ते पहले लखनऊ से लिए थे, जिसे लेकर अपने पैतृक गांव निजामाबाद जा रहे थे। कतरौलिया के पास कबरदूनपुर NH 233 पर बुलेट सवार को बचाने के प्रयास में अपना नियंत्रण खो बैठे और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तो वही चालक बाल बाल बच गया। क्या कुछ कहा गाड़ी चालक ने, सुनवाते हैं आपको। अमरजीत, ये कैसे दुर्घटना गई इसके बारे में बताइए। सर ये जो बीच रोड पे इधर से कोई बाइक वाला निकला है जो है बीच रोड पे, उसकी बाइक बंद हो गई है। जब बंद हो गई उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी नाच गई जो पलटी। कहाँ से आ रहे थे आप? लखनऊ से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? आजमगढ़। कोई दुर्घटना हुआ है क्या? किसी को चोट वोट लगी है? कोई चोट नहीं है, सभी लोग से बच गए। भारत रक्षा दल की नीतियों, उद्देश्यों, कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने, तेजी लाने हेतु आज संगठन द्वारा नगर क्षेत्र में कार्यरत नगर कमेटी को भंग कर नगर अध्यक्ष का पदभार सुनील वर्मा व नगर कोऑर्डिनेटर का पदभार द्वारकाधीश पांडे को सौंपा गया। इस अवसर पर उपस्थित कोर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि नगर क्षेत्र आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं को और सक्रिय तथा सशक्त बनाने के लिए संगठन द्वारा निर्णय लिया गया कि नगर क्षेत्र की पूरी टीम को भंग कर कुछ नए लोगों के हाथों में जिम्मेदारी दी जाए। इसी क्रम में आज हम अपने नवनियुक्त दोनों पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में संगठन के कार्यक्रमों में और गति आएगी, कार्यकर्ता मजबूत होंगे और संगठन के विस्तार में तेजी आ जाएगी। सम्मान कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन द्वारा हम लोगों से जो भी उम्मीद की गई हम लोग उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ये अपना परिचय दीजिए। सुनील वर्मा, नगर प्रभारी सुरक्षा दल आजमगढ़। जी सुनील वर्मा जी, आज ये माला वाला पहन के आप बैठे हैं, क्या है मामला? संगठन ने हम पे भरोसा जताया कि नगर का कमान संभालिए। नगर में कुछ काम नहीं हो पा रहे थे, नगर में पहुंच नहीं पा रहे थे, इसलिए सबसे पहला काम हमने सोचा है सारे वार्डों में गठन करना, मीटिंग करना और घर घर तक भारत रक्षा दल को पहुंचाना। ये सबसे पहला लक्ष्य हमारा है। इसके अलावा और भी कोई प्लान है आपकी विशेष? और जैसे हमारे कोर कमेटी के मेंबर है डॉक्टर द्वारकाधीश पांडे जी ने बताया कि चूना का छिड़काव नगर पालिका करने में असफल हो रही है, तो हम जो लोग फोन करेंगे चाहे वो शहर में कहीं से भी है, तो घर में शादी है, विवाह है, कोई फंक्शन है, जन्मदिन है, सब सारे फंक्शन पे फोन आता है, तो उस गली में, उस शहर, उस जगह पे चूने का छिड़काव हम लोग करेंगे और सफाई की भी व्यवस्था कराएंगे। अपने मत से करेंगे? अपने मत से करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं द्वारकाधीश पांडे, कोर कमेटी सदस्य भारत रक्षा दल, और आज मुझको नगर कोऑर्डिनेटर का भी चार्ज दिया गया है, क्योंकि नगर में जो हमारे नगर के पदाधिकारी हैं थोड़ा सा इनके तालमेल की कमी आ रही थी। इसके लिए हमको जो है एक नगर का अलग से पदभार दिया गया है और इस पदभार
अच्छा, ये पदभार लेने के बाद क्या करेंगे, क्या करके दिखाएंगे, क्या सोच क्या है, कौन से प्लान है आपके दिमाग में? मेरा प्लान है कि एक अपने नगर आजमगढ़ के लिए, खासकर नगर क्षेत्र के लिए एक आज घोषणा करने जा रहा हूँ कि जैसे कि किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम है, शादी है, विवाह है या और कोई फंक्शन है, तो नगर पालिका द्वारा जो चूनों का छिड़काव होता है, अगर ये नहीं पहुँच पाते हैं या नहीं करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे कार्यालय से संपर्क करें। आपके उस क्षेत्र में हम पहुँच के आपके यहाँ चूने का छिड़काव करेंगे और ये भी देखेंगे कि सफाई हुई है कि नहीं हुई तो हम खुद झाड़ू उठा के सफाई का कार्य करने को तैयार हैं। ये सबका जय मातृभूमि, जय। आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में पूर्वांचल विकास निधि, सांसद निधि के निर्माण कार्य, मंडल में 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्य एवं 50 करोड़ से अधिक के लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। पूर्वांचल विकास निधि, सांसद निधि के निर्माण कार्यों की समीक्षा में आजमगढ़ में 72 कार्य अपूर्ण, बलिया के 125 कार्य अपूर्ण पाए गए, जिस पर आयुक्त ने यूपीसीडी को RES के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विगत वर्षों के अपूर्ण कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने भी निर्देश दिए कि सिस्टमेटिक व मानक के अनुसार कार्यों को पूर्ण करें। मंडल के 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा में आवास विकास परिषद के 11 परियोजनाओं को 31 दिसंबर 2020 तक पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। समीक्षा में मासिक माइलस्टोन को मानक के अनुसार पूर्ण नहीं पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त किया। तमौली में होम्योपैथिक कॉलेज, मार्टिनगंज में आवासीय तहसील लोक अदालत का कार्य RES द्वारा किया जा रहा है। आयुक्त ने RES के AC को निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा में उक्त कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले के बड़े कप्तान सुधीर सिंह जहां अपराध व अंकुश लगाने के लिए रात दिन एक कर दिए हैं, तो वहीं जहानागंज थाने की पुलिस न जाने क्यों चोरों के प्रति मेहरबान दिख रही है। गोड़सर ग्राम सभा के लोगों ने स्थानीय थाने की पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीते 2 अक्टूबर को जब हम लोगों ने चोरों को पकड़कर पुलिस के हाथ सौंप दिया, उसके बाद भी पुलिस ने क्यों छोड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बीते 2 अक्टूबर को चोरों ने चोरी करने की नियत से जब घर में घुसे तो उसी दौरान नींव टूट जाने के कारण हो हल्ला मचाने पर आसपास के लोग जुट गए और चोर को पकड़ गए। तत्काल रात में ही 112 नंबर को फ़ोन कर चोरों को सुपुर्द कर दिया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद चोर हवालात की हवा के बजाय खुली हवा में सांस लेने लगे। फिर क्या था, पुलिस की इस मेहरबानी का नतीजा यह रहा कि चोरों के हौसले तेजी से बुलंद हो गए। नतीजतन बीते 2-4 दिन पहले चोरी के कई मामले प्रकाश में आए। 27-28 की बीती रात एक बार फिर चोरों ने गोड़ेसर स्थित रत्नेश मिश्रा के घर चोरी को अंजाम देने के लिए पहुंच गए। इस बार भी अपने मिशन में चोरों का हाथ साफ कर रहे थे कि नींव टूट गई और शोर करने के बाद ग्रामीणों ने चोरों को धर दबोचा। आरोप लगाते हुए पीड़ित ने कहा कि वह तो भगवान का शुक्र रहा कि हम लोगों की नींद खुल गई, ये तो इस बार 4-5 की संख्या में चोर आए थे और निश्चित हमारे घर में रखे सामानों को लेकर चंपत हो जाते। अब यह बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पहली बार पकड़े गए चोरों को पुलिस ने क्यों छोड़ा। खैर, एक बार फिर ग्रामीणों ने थाने में चोरों के खिलाफ सूचना देते हुए जहानागंज थानाध्यक्ष को चोर पकड़कर सुपुर्द कर दिया है। अब देखना जाए कि पुलिस इस बार भी मेहरबानी दिखाती है या फिर हवालात की हवा खिलाती है। का करे ले समसुल कसाई वाला हमके लिया क्या का करे कहा था चल दूध चावल लेके आओगे, फिर वहाँ से चल दिए आने। चावा का वाला वो है जो बने ले गाय। हाँ कसाई लिया क्या आवर हमके। कौन कसाई? समसुल कसाई। ओकर लइका रहल के समसुल कसाई रहल? उनका लइका रहल। और कौन ओकर नाम? हम 3 जनी हमें, एक पहले जगह आए हैं, एक सलमान है, हमरे नाम दोनों नाम सलमान है, वो का नाम सलमान है। उनके पापा हमारे साथ रोटी पकावत हैं। उन्हें 3 थोड़े एक चूड़ी आ रहा है, 2 चूड़ी आ रहा है। ओकर नाम का? ओकर नाम चूड़ी अरवा ना जानते, उससे हम ना ताल्लुक रखते हैं। और जब वो के पापा ऊपर रोटियां हमारे साथ अभी 14 तारीख को पकैले हमें, तो हमें नाम पूछे रहे कि उन जात हुए कि ना। एक दिन पकड़ाए रहे तो 3 हजार रुपया कुछ भर ले रहे थरवा में। तो फिर उससे हम पूछली का भैल कैसे भैल, 3 हजार रुपया भर ले का कैले। तो फिर जब वो को बतावत है तो फिर कहता फिर गए रहे भाई 3-4 दिन भाई 16-17 तारीख के। और जब गए रहे तो फिर वही दिन बैठे रहते गाय है वही घरवा में गाय लेके आवत रहे। 3 थोड़े हमें 4 थोड़े 3 थोड़ों के साथ हमें एक सलमान है
हम देखा 4 जने रहे आवत रहे तो उनमें से जौन 3 ठोरे एक पहले पकड़ाने रहे। नाम बताओ। सलमान है एक ठो और 2 ठो के ना जाने एक ठो जाने थी सलमान है और पापा हम साथ रोटी पकाते। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने अवगत कराया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाए जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रातः 8 बजे से प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में प्रभात फेरी का आयोजन तथा माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की रैली निकाली जाएगी। प्रातः 9 बजे लौह पुरुष सरदार पटेल के जीवन राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता दिवस पर समस्त विद्यालयों के छात्रों के स्लोगन का संकलन किया जाएगा। प्रातः 10 बजे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता विषयक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। दोपहर 12 बजे जिला संयुक्त चिकित्सालय में जिलाधिकारी द्वारा मरीजों को फल वितरित किया जाएगा। अपराह्न 1 बजे वृत्त एवं कुष्ठ आश्रम में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भोजन वितरण किया जाएगा। अपराह्न 2 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तिगत एवं कृतित्व पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अपराह्न 4 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर विचार गोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तथा शाम 6 बजे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र पर फिल्म शो स्टेडियम परिसर में आयोजित किया जाएगा। देश के प्रथम गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा समाजवाद के महानायक दार्शनिक तथा शिक्षाविद आचार्य नरेंद्र देव व महर्षि वाल्मीकि की जयंती 31 अक्टूबर 2020 को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित सपा कार्यालय पर मनाई जाएगी। निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि उपरोक्त की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर इन लोगों के बताए गए रास्ते तथा उनके आदर्शों व व्यक्तित्व एवं कर्तव्य पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के एमएलसी विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलसी, पूर्व विधायक, विधानसभाओं के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व प्रमुख, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष तथा जिला पंचायत सदस्यगण उपस्थित रहेंगे। मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक गंभीरपुर राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में उप निरीक्षक लाल साहब सिंह, मुख्य आरक्षी सीताराम, महिला आरक्षी नूतन सिंह, महिला आरक्षी कृषिका श्रीवास्तव व महिला आरक्षी साइना परवीन के द्वारा पारस कन्या इंटर कॉलेज बिंद्रा बाजार व बिंद्रा बाजार चौराहे पर जाकर लगभग 100 महिलाओं तथा बालिकाओं को मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान के बारे में जागरूक किया गया तथा उप निरीक्षक विजय प्रकाश मौर्य, प्रभारी चौकी गोसाई की बाजार के निर्देशन में मुख्य आरक्षी रणजीत सिंह के द्वारा सनराइज पब्लिक स्कूल गोसाई की बाजार में जाकर 100 बालिकाओं को मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान के बारे में जागरूक किया गया तथा मिशन शक्ति नारी सम्मान नारी सुरक्षा अभियान से संबंधित पंपलेट दिया गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 रवीश कुमार अत्री की अदालत ने बुधवार को एक हत्यारोपी को आजीवन कारावास तथा 60,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाया। संयुक्त निदेशक अभियोजन वीपी वर्मा ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और किशोरियों से जुड़े अपराधों में अभियोजन विभाग अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कटिबद्ध है। अभियोजन में कहने के अनुसार घटना मेनर थाना क्षेत्र के गाँव की है। घटना के दिन पीड़िता किशोरी की मां 27 अगस्त 2014 को दवा के लिए घर से बाहर गई थी। तभी सुबह लगभग 8 बजे अकेली जानकर गांव के ही दीपक उर्फ दीपू पुत्र जीताराम पीड़िता घर में घुस गया तथा पीड़िता पर घर से भाग चलने के लिए दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने जब इनकार किया तो उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। पीड़िता के ऐतराज करने पर आरोपी दीपक उर्फ दीपू ने चूल्हे के पास रखे मिट्टी का तेल पीड़िता के ऊपर छिड़क दिया और उसमें आग लगा दी। बुरी तरह से जली हुई अवस्था में पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। अभियोजन अधिकारी पुलिस ने जांच करने के बाद दीपक उर्फ दीपू के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन अधिकारी मानिकचंद यादव ने पीड़िता समेत 9 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दीपक उर्फ दीपू को आजीवन कारावास तथा 60,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। भारतीय पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व में आज जनपद के दर्जनों पत्रकारों ने डीआईजी आजमगढ़ को ज्ञापन देकर निजामाबाद थाना के फरिया चौकी प्रभारी
द्वारा क्षेत्र में हो रही पशुओं की तस्करी और दर्जनों चोरियों की खबर छापने के कारण पत्रकार नवनीत पांडे और एक निजी चैनल के पत्रकार को चौकी में बंद कर मार पीटा गया था और मोबाइल भी छीन ली गई थी। इसी बात को लेकर भारतीय पत्रकार संघ आंदोलित है। कहा कि फरिया चौकी प्रभारी के निलंबन की मांग कर रहा है। डीआईजी आजमगढ़ ने पत्रकारों को आश्वासन दिया है कि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर राकेश कुमार चतुर्वेदी, शाहनवाज खान, प्रदीप कुमार तिवारी, सर्वेश तिवारी, धीरज तिवारी, जय हिंद, राजेश सिंह जयनारायण शर्मा, अरशद जमाल यादव, ज्ञानचंद पाठक, राजेश कुमार पाठक, शाह आलम सहित नवनीत पांडे और रमेश कुमार उपस्थित थे। आज हम लोग जो है फरिया चौकी इंचार्ज से निलंबन की मांग को लेकर डीआईजी साहब से मिले हैं आजमगढ़, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच करवा के निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, और जब तक जांच नहीं हुई तब तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अगर सोमवार मंगलवार तक जांच कराकर कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा संगठन जो है आजमगढ़ पुलिस प्रशासन के साथ पत्रकारों का हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ जिला अधिकारी कार्यालय के सामने मुंडन संस्कार कराएगा।